हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, उसके अंदर हम फंक्शन के सारे डिटेल टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पहला टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या मीनिंग होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का? इसको करने से पहले हमें एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। बस ध्यान से समझते जाना, पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया तो। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 7 में। वहां पे हम क्वाड्रेंट को लिखते थे या फिर कोई भी पॉइंट को नोट करते थे तो हम एक्स वाई की फॉर्म में नोट करते थे, वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब देखो क्या है, द पेयर दैट इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड रिटन इनसाइड द स्मॉल ब्रैकेट्स। क्या कहा है यहाँ पे? दो एलिमेंट्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है ऑर्डर्ड पेयर और दोनों को हम कोमा द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है। अब यहां आ जाओ, एग्जांपल देख लो। ए कोमा बी हमने दो एलिमेंट ले लिए, कोमा द्वारा सेपरेटेड है, दोनों को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इसके अंदर ए जो होगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा और बी जो होगा वो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का। अब ध्यान से देखो, ये हमारा मान लो क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस होती है बच्चों और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। आपको एक पॉइंट दे दिया 2,4, आपने रिप्रेजेंट कर दिया 2,4 का मतलब ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ये वाई को डिनोट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट चले, वाई पे हमें 4 पॉइंट चलना पड़ा, तो ये हमारा पॉइंट क्या आ गया 2,4, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब ऐसे ही मान लो आपको मैं कह दूं कि 4,2 को रिप्रेजेंट करो, तो भाई इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे 4, वाई पे हमें 2 चलना पड़ेगा। तो एक्स पे 4 मतलब इस तरफ, वाई पे 2 इस तरफ, कुछ यहां पे हमारा पॉइंट आ जाएगा जो कि हमारा 4,2 होगा। इसको मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट करके क्यों दिखाया है? क्योंकि जो ऑर्डर पेयर होता है ना, उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट एक ऑर्डर में ही होने चाहिए, तभी उनका एग्जैक्टली मीनिंग डिफाइंड होता है। अब यहां पे 4,2 जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू होगा 2,4 के, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू क्या है बच्चों? 4, y की वैल्यू 2, और इस वाले में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। समझ में आ गया ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग? तो हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चलना है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली अपने मर्जी से हम आगे पीछे एलिमेंट लिख देंगे। अब यहां आ जाओ, देखो दो मैंने यहां पे ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, a, b इक्वल टू c, d। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? c के इक्वल, और जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? d के इक्वल। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि a इक्वल टू डी होगा, मतलब नॉट इक्वल टू होगा। a हमेशा कभी भी हमारा यहां पे d के इक्वल नहीं लिया जाएगा, और b जो होगा वो भी हमारा नॉट इक्वल टू c होगा। समझ में आ गया ऑर्डर्ड पेयर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिल्कुल इजीली समझ में आएगी, ध्यान से समझना बस। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के अंदर बच्चों हमारी दो टाइप की प्रोडक्ट है। एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स है, दूसरी हमारी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। यही आपके सिलेबस में है। किस प्रकार से हम इनको सोल्व आउट करते हैं वो ध्यान से समझो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे क्या है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर मान लो आपके पास दो सेट है, एक ए सेट है एक बी सेट है, और दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, then the Cartesian product of set A and B is such that x belongs to A and y belongs to B defined as the set of ordered pair x, y। तो यहां पे क्या कहा है, अगर मान लो आपके पास दो सेट है A और B, x जो है A सेट का एलिमेंट है और y जो है B सेट का एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना हमारा, वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कहलाएगा। समझ में आ गई बात? इस डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? ए और बी सेट की हम यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म करेगी? x, y, ये बन के आएगा, जिसमें x जो है ए सेट से बिलोंग करता होगा, y हमारा बी सेट से बिलोंग करता होगा। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो बच्चों आपके पास ए सेट है जिसके अंदर क्या है? एलिमेंट मान लिया 2 है। एक बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट मान लिया क्या है? 3। अब आपको ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, तो हमारा क्या बनेगा? इन दोनों एलिमेंट्स की यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना पड़ेगा हमें। तो ए आगे है तो ए के एलिमेंट को पहले लेंगे, तो क्या बनेगा यहां पे? 2, और फिर यहां पे बी का एलिमेंट क्या है? 3, तो 2, 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हो गया। यही हमारी क्या कहलाएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट।
समझ में आ गई बात। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ही अच्छे से समझ में क्लियर होता चलेगा सारा पॉइंट। अब मान लो हमारे पास क्या है, यहां पे एक्स सेट मान लिया कोई, उसके अंदर एलिमेंट्स है बच्चों मान लो 1,2। क्लियर बात है। वाई सेट मान लिया जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 3,4। ठीक है। अब हमें बोल दिया कि एक्स और वाई की कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, तो भाई कैसे निकलेगी ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो इसके अंदर एलिमेंट क्या है 2, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो टोटल कितने यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 2 × 2 कितने हो गए 4। एलिमेंट्स जितने भी है ना उनकी प्रोडक्ट कर लो, उतने ही हमारे यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार होंगे। अब पहले एक्स का एलिमेंट लेना फिर वाई का, तो देखो कैसे होगा, 1 का किसके साथ 3 के साथ, 1 का 3 के साथ बन गया ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 4 के साथ भी बन सकता है, फिर ऐसे ही 2 का 3 के साथ बन जाएगा, और फिर 2 का 4 के साथ बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया। ये तो हो गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। आसानी से कर लोगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे आसानी से क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अगर मान लो आपको 3 सेट दे रखे हो तो घबराने की तो जरूरत है ही नहीं। देखो ध्यान से, इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, then the Cartesian product of set A, B and C such that X belongs to A, Y belongs to B, Z belongs to C। मान लो आपके पास 3 सेट हैं A, B, C। A सेट के अंदर एलिमेंट क्या है X, B सेट के अंदर क्या है एलिमेंट Y, और C सेट के अंदर एलिमेंट क्या है Z। तो इन तीनों का ऑर्डर्ड पेयर जो बनके तैयार होगा ना X, Y, Z, वही हमारा क्या कहलाएगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद C। इसको हम यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर बात हो गई। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो भाई हमारे पास क्या है, एक एक्स, यहां पे मान लिया कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1,2। वाई कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, मान लिया हमारा 3 है। जेड हमारा सेट मान लिया कोई भी यहां पे है, उसके अंदर मान लिया क्या है एलिमेंट 4 है। अब हमें एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट विद वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद जेड फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, देखो पहले 1 का किसके साथ 3 और 4 के साथ, तो 1, 3, 4 बन के तैयार हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 2, इसका 3, 4 के साथ। ये हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। इस एग्जांपल से और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक सेट लिया है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2, बी सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5। फाइंड आउट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए, आर दीज प्रोडक्ट्स इक्वल। तो यहां पे ये पूछा है कि हमें ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, फिर बी और ए की निकालनी है, और हमें बताना है क्या इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल आती है या नहीं आती है। तो इससे सारे डाउट क्लियर होंगे। देखो ध्यान से, ए हमें सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1,2, बी हमें सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 3, 4, 5। अब भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे ए की बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले क्या देखेंगे बच्चों, हम ये देखेंगे कि इनके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 2, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 3, तो टोटल 2, 3 जा 6। ठीक है, तो 6 यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। देखो क्या क्या बनेंगे, पहले 1 का 3 के साथ ये बन गया, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, ऐसे ही फिर देखेंगे 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ, और फिर 2 का 5 के साथ। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हो गए, 6 ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हो गए हमारे। तो ये क्या निकल के आ गई हमारे पास, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां पे बी की ए के साथ निकालनी है, तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए देख लो क्या बनेगी। पहले 3 का किसके साथ 1 के साथ, अब आगे सेट बी है तो पहला एलिमेंट हमें बी का ही लेना पड़ेगा, 3, 1 बन गया, फिर 3, 2 बन गया। फिर आगे आ जाओ भाई, फिर हमारा 4 का 1 के साथ बनेगा, फिर 4 का 2 के साथ बनेगा, फिर 5 का 1 के साथ बनेगा, और 5 का 2 के साथ बनेगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना यहां पे ऑर्डर्ड पेयर के, ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे इक्वल आएंगे। क्या यहां पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इक्वल है बी ए के, नहीं है, तो हम यहां पे लिख देंगे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी नॉट इक्वल टू है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए के।
अब पता चल गया होगा कि हम अगर रिवर्स करके कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होती है। अब मेन टॉपिक आता है हमारा रिलेशन का। अब रिलेशन को अगर हम सोशल लाइफ से रिलेट करके देखें तो हम कैसे रिलेशन को डिफाइन करते हैं बच्चों। जैसे एक फादर का रिलेशन है सन के साथ, उसकी डॉटर के साथ, टीचर का रिलेशन है स्टूडेंट्स के साथ, मदर का रिलेशन है अपने बच्चों के साथ। तो इस प्रकार से हम रिलेशन को शो करते हैं। अब मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा, मान लो आपके पास दो सेट है, तो एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा किसी न किसी प्रॉपर्टी के थ्रू। उसके मुताबिक हमें यहां पे कुछ टर्म सीखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और इमेज क्या होती है। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए ना, तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की किसी पॉइंट में नहीं आएगी। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक एग्जांपल से समझते चलेंगे। हमने क्या किया, यहां पे कंसीडर टू सेट। फर्स्ट सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक क्यू सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 8 9। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q हैज 3 × 6 = 18 ऑर्डर्ड पेयर। अब भाई इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे बच्चों, 6 3 = 18, जो कि इस प्रकार से बनेंगे। सारे के सारे लिखने तो पॉसिबल नहीं थे, बट मैंने डॉट करके यहां पे शो कर दिए। तो ये आ गई मेरे पास P × Q, तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब आपको एक प्रॉपर्टी से डिफाइन कर दिया एक रिलेशन R, क्या है, x, y सच दैट y इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इन x। y जो है हमारा Q से बिलोंग करता है, x जो है हमारा P सेट से बिलोंग करता है। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। कहा क्या है रिलेशन के अंदर कि अगर मैं x वाले नंबर्स का स्क्वायर करता हूं तो मुझे y के अंदर रिजल्ट मिलते हैं। अब देखो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 मिलेगा। तो मेरा रिलेशन कहां पे हुआ है, इस सेट का और इस सेट का। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 3 का 9 के साथ रिलेशन है। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारा रिलेशन डिफाइंड। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या है, इफ 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाय एन एरो देन दे आर इन रिलेशन। अगर एरो डायग्राम के अंदर बच्चों एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एरो के द्वारा कनेक्टेड है तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात आती है बच्चों इमेज की। इमेज क्या होती है, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब भाई यहां पे अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर बात करूं इमेज की, तो जो भी हमारे सेकंड एलिमेंट है ना, जैसे ये 1 की इमेज 1 बनी है, 1 की इमेज 2 है, 1 की 3 है, 1 की 4 है, 1 की 8 है, इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे ना वो इमेज कहलाएंगे। बट अगर रिलेशन के अंदर इमेज की बात करें, जैसे ये रिलेशन था हमारा, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बच्चों, यहां पे हमारे 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 2 का और 4 का बनेगा, और हमारा 3 का और 9 का बनेगा। तो इमेज कौन सी हो जाएंगी यहां पे, मेन तो रिलेशन में ही इमेज देखी जाती है, ऑर्डर्ड पेयर में नहीं। तो इमेज क्या क्या होंगी यहां पे, 1 की इमेज 1 4 और 9। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारी वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट मिलता है, या जो सेकंड एलिमेंट होता है, या फिर लास्ट वाला जो हमारा ओव्यूल होता है एरो डायग्राम में, उसके अंदर जिस पे एरो गई हुई है वो हमारी क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाती है। क्लियर चीज। अब आगे बात करेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मान के चलो, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बस टेंशन मत लो। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इनको भी एग्जांपल से समझेंगे। वैसे डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने से समझ में नहीं आते हैं, ये एग्जांपल से समझ में आते हैं। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास क्या है 1 2 3, और यहां पे क्या है 1 2 3 4 8 9। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेट था बच्चों, पी सेट था, और ये हमारा क्या था, क्यू सेट। अब सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट डोमेन के ऊपर। क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट पी टू क्यू इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब भाई यहां पे ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बने थे बच्चों हमारे, एक तो बना था 1 1, एक बना था 2 4, और तीसरा बना था हमारा 3 9। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग बन के तैयार हुए थे। अब इनके अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। या फिर कह सकते हैं जिस जिस पे से एरो गई हुई है वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो यहां पे डोमेन क्या हो जाएंगे भाई, 1 2 और 3, ये हमारी हो गई डोमेन। समझ में आ गई बात।
क्लियर है, आसानी से पता लग जाएगा एरो डायग्राम से या फिर रिलेशन से कि डोमेन कौन सी है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात आ गई भाई रेंज की। रेंज क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट पी टू क्यू इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। अब यहां पे क्या कहा है, जिस जिसके ऊपर एरो गई हुई है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारी रेंज कहलाएंगे। मतलब इमेज को ही हम रेंज कह देते हैं। तो 1 की इमेज 1 बनी है, 2 की 4 बनी है, 3 की 9 बनी है, तो यहां पे रेंज क्या हो जाएगी भाई? रेंज के एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे? 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कोडोमेन की। अब कोडोमेन क्या होती है? द होल सेट Q इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। अब जो भी ये हमारा राइट वाला ओवल होगा ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? हमारे कोडोमेन कहलाएंगे। तो यहां पे कोडोमेन क्या हो गई भाई? लिखें तो अगर हम कोडोमेन के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। क्लियर हो गई? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इमेज के बारे में पिछले पेज पे बता दिया था। साथ में यहां पे एक कंडीशन आपको ध्यान देनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, जो रेंज होती है ना वो हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। अब देखो डोमेन हम ये रेंज क्या थी हमारी? 149, ये हमेशा क्या होगी? कोडोमेन की सबसेट होगी। इसी में से बना हुआ तो पोर्शन है ये, इसके अंदर 149 3 एलिमेंट उठा के रेंज बन गई। तो हमेशा रेंज जो होती है कोडोमेन की सबसेट होती है। रिलेशन क्लियर हो गया? इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट थी डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इमेज। अब सबसे पहले फंक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं, क्या होता है फंक्शन। A function is defined as a relation between a set of inputs having only one output each। यहां पे क्या कहा है कि हम किसी भी रिलेशन को एक फंक्शन कब कहेंगे? अगर हम एक सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? फंक्शन कहेंगे। एवरी फंक्शन हैज ए डोमेन एंड कोडोमेन और ए रेंज। जो भी कोई भी फंक्शन होगा ना हमारा, उसकी क्या होगी? डोमेन भी होगी, कोडोमेन भी होगी और रेंज भी होगी, कंपलसरी है। ए फंक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय एफ एक्स वेयर एक्स इज द इनपुट। किसी भी फंक्शन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं और जो यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो हमारी क्या होती है? इनपुट होती है। यहां पे मैंने एफ एक्स लिखा है, इसकी जगह एफ ऑफ वाई भी लिख सकता हूं, मतलब हमारा फंक्शन वाई वेरिएबल में होगा। एफ ऑफ जेड होगा तो फंक्शन हमारा जेड वेरिएबल में होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहां पे, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। अब यहां पे हम कुछ इनपुट रखते हैं अपने पास से। मान लिया मैंने x इक्वल टू यहां पे 0 पुट कर लिया, तो हमारे पास f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन में 0 पुट कर लेंगे, 2 × 0 + 1, तो फाइनल वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही मैंने क्या किया? x इक्वल टू 1 पुट कर लिया, तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 × 1 + 1, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पुट कर लिया बच्चों, तो f ऑफ 2 देख लेते हैं क्या आ जाएगा? x की जगह 2 पुट कर लेंगे, तो 2 × 2 + 1, तो इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया। अब इसका अगर एरो डायग्राम बनाना है तो हमें एक लेफ्ट ओव्यूल और एक राइट ओव्यूल लेना पड़ेगा। लेफ्ट वाले में हमारी इनपुट्स आती हैं, राइट वाले में आउटपुट। इनपुट देखो बच्चों हमने क्या डाली है? 0 1 और 2, तो यहां पे लिख लेंगे 0 1 और 2। आउटपुट क्या क्या मिली है? 1 3 5, 1 3 5। अब एरो डायग्राम कैसे बनेगा? 0 वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया है? 1 आउटपुट आई है। 1 वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 3 आउटपुट आई है। 2 पुट करने के बाद 5 आउटपुट आई है। इसका मतलब एक इनपुट पे हमें एक ही आउटपुट मिली है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू थी हमारे पास, जो ये रिलेशन था, ये हमारा क्या एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है, किसी रिलेशन को हम फंक्शन जब कहेंगे जब एवरी सिंगल इनपुट पे एक सिंगल आउटपुट हमें प्राप्त होती है, तो उस चीज को हम एक फंक्शन कहते हैं। अब यहां पे एक मैंने नोट लिख के कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या है? माइंड में सेट कर लो। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे रिलेशन जरूर हो सकते हैं, बट सारे रिलेशन हमारे फंक्शन नहीं होते हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें मल्टीपल आउटपुट मिलती हैं, तो उसको हम फंक्शन नहीं कहते हैं। बात क्लियर हो गई फंक्शन से रिलेटेड? अब यहां पे सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास इक्वल फंक्शन किसको कहेंगे? मान लीजिए हमने दो फंक्शन मान लिए, द टू फंक्शन f एंड g आर सेड टू बी इक्वल इफ डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। अगर मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक f फंक्शन एक g फंक्शन है, अगर हमारी f फंक्शन की डोमेन और g फंक्शन की डोमेन मतलब इनपुट्स अगर इक्वल होंगी तो हम उनको कह सकते हैं इक्वल फंक्शन है। दूसरी कंडीशन, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g।
ये भी कंडीशन कंपलसरी है, ये भी होगी तभी हमारा इक्वल फंक्शन कहलाएगा। लास्ट में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, जैसे हमने यहां पे 0 1 2 पुट किया है, फंक्शन एफ एक्स में पुट करें या जी एक्स में पुट करें, हमारा रिजल्ट सेम मिले, आउटपुट सेम मिले, तभी हम उस फंक्शन को इक्वल फंक्शन कहेंगे। यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। अब नेक्स्ट है हमारे पास रियल फंक्शन कौन सा होता है, इसको ध्यान से समझना। ए फंक्शन एफ ए गोज टू बी हुज रेंज लाइज विद इन द रियल नंबर्स। क्या कहा है बच्चों, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज रियल नंबर्स के अंडर लाई करती है उनको हम रियल फंक्शंस कहते हैं। और वो कौन कौन से होंगे, नॉन रूट नंबर्स होंगे, नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इस टाइप के नंबर्स को हम रियल फंक्शन कहेंगे या फिर रियल वैल्यूड फंक्शंस भी कहेंगे। ये चीज ध्यान देखना, कहीं पे आपको रियल वैल्यूड लिखा मिल जाएगा, कहीं पे रियल फंक्शन लिखा मिल जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। फंक्शंस कौन से होंगे यहाँ पे, नॉन रूट वाले। दूसरा नॉन कॉम्प्लेक्स, नॉन कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, आर्टा वाले। आर्टा वाले नहीं होने चाहिए, जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे ना, कोई भी ये 2 + 3 आर्टा ऐसे है। आर्टा का मतलब होता है बच्चों इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये चीज हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। बस ये चीज सीख लो, जहां पे आर्टा होगा या रूट वाला नंबर होगा वो हमारे रियल फंक्शंस के अंदर काउंट नहीं होंगे। एग्जांपल देख लो, x² हो गया, 3x + 2 हो गया, ये सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे रियल फंक्शन के अंदर। अब इनकी टाइप देखो ध्यान से, यहीं से IIT JEE के क्वेश्चन बनते हैं। इन टाइप ऑफ फंक्शन से ही हमें रेंज और यहां पे डोमेन के बारे में पता करना है कि कौन से फंक्शन की क्या रेंज और क्या डोमेन होती है। ध्यान से देखो, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ विद डोमेन एंड रेंज। पहला फंक्शन आता है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। किस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे, द आइडेंटिटी फंक्शन इज ए फंक्शन हुज रिटर्न विच रिटर्न द सेम वैल्यू which was used as its argument। मतलब जो हम इनपुट देते हैं ना वही आउटपुट हमें वो रिटर्न करता है, तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए फंक्शन देखो यहां पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर मैं x में 1 पुट करता हूं तो रिजल्ट 1 मिलेगा, x में 2 पुट करता हूं तो रिजल्ट 2 मिलेगा, 3 पुट करता हूं तो 3 मिलेगा। मतलब जो इनपुट हम पुट कर रहे हैं वही हमें आर्गुमेंट के तौर पे, रिजल्ट के तौर पे मिल रहा है, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ बनके तैयार हो जाएगी। इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन भी रियल नंबर्स होंगे और रेंज भी हमारी क्या होगी, रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि रियल नंबर्स इसके अंदर हम पुट करेंगे फंक्शन के तौर पे और वही रिजल्ट हमें मिलेगा, तो वो हमारी रेंज हो जाएगी। पहला फंक्शन क्लियर हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड फंक्शन आएगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो डिफरेंट इनपुट्स पे भी, वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। देखो डेफिनेशन, ए कांस्टेंट फंक्शन इज ए फंक्शन हुज वैल्यू इज द सेम फॉर एवरी इनपुट वैल्यू। जो भी हम इनपुट वैल्यू रखेंगे उस फंक्शन की रिजल्टेंट वैल्यू या फिर जो रिजल्ट होगा, आउटपुट जो होगी, वो हमेशा फिक्स रहे, उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। फंक्शन रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। रियल वैल्यूज टू रियल वैल्यू मतलब है रियल वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं और रिजल्ट में भी हमें रियल वैल्यूज मिलती हैं। एफ से हमारा फंक्शन डिनोट होगा। इसका मीनिंग क्लियर हो गया, इससे कंफ्यूजन रहती है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्या पता क्या है, छोड़ो इसको, बट इसका मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू सी, सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। इसका ग्राफ की बात करें तो यहां पे मान लिया मैंने क्या कर लिया, y इक्वल टू 2 ले लिया, या फिर इस प्रकार से ले लिया f ऑफ y इक्वल टू 2, या फिर ऐसे भी ले सकता हूं f ऑफ x इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई। f ऑफ y इक्वल टू 2 मतलब y इक्वल टू 2 पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, ये इसका ग्राफ हो गया कांस्टेंट फंक्शन का। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। यहां पे f ऑफ y इक्वल टू 2 रख दिया, f ऑफ y इक्वल टू 3 ले लिया, f ऑफ y इक्वल टू मान लिया -2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, आपकी मर्जी है। मतलब रियल वैल्यूज हमारी सारी की सारी डोमेन में आ सकती हैं, बट रेंज क्या होगी, जो भी यहां पे फिक्स वैल्यू होगी ना वही हमारी रेंज होगी। यहां पे c लिया है तो मैंने c से ही यहां पे रेंज को डिफाइन किया है। क्लियर बात कांस्टेंट फंक्शन की भी। नेक्स्ट बात आती है बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होती है, उस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ये भी हमारा रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू डिफाइंड होता है। एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू।
ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। इसका ग्राफ डिनोट करें तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो यहां पे -4 से इसका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पोलिनोमियल का इस टाइप का ग्राफ आता है। इसमें डोमेन और रेंज की बात करें तो रियल वैल्यू डोमेन होती हैं और रेंज भी हमारी रियल वैल्यूज होती हैं। ये भी समझ में आ गया पोलिनोमियल फंक्शन किस प्रकार से देखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अगला फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन से ही नाम से ही पता चल रहा है, रेशनल फंक्शन इज द रेशो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन where the denominator polynomial is not equal to 0. It is usually represented by fx equal to px by qx, where px and qx are polynomial function. अब यहां पे क्या कहा है बच्चों, अगर मान लो दो पोलिनोमियल आपस में डिवाइड में है तो उस फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन के अंदर काउंट करेंगे। और साथ में कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना qx, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बस ये चीज ध्यान देनी है। इसके ग्राफ की बात करें तो हमारा जो ग्राफ बन के आता है वो ये बीच वाला ग्राफ बन के आता है। इसका ये बीच वाली जो लाइन है, इसके अंदर डोमेन की बात करें तो 0 तो हमारी पुट नहीं होगी, तो हमने डोमेन के अंदर क्या लिया है, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के सारी रियल वैल्यूज हमारी क्या होंगी, रेशनल फंक्शन की डोमेन होंगी। और रेंज भी क्या होंगी, हमारी रेशनल वैल्यूज आएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल फंक्शन। इसी से रिलेटेड हमारा क्या आता है, एक रेसिप्रोकल फंक्शन आता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन इज 1 डिवाइडेड बाय द फंक्शन। 1 के डिवाइड में कोई फंक्शन होगा तो उसको रेसिप्रोकल फंक्शन लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया यहां पे 1/x, तो fx इक्वल टू 1/x। यहां पे भी x की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। क्या लिखा है मैंने, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, कि हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 ले लिया बच्चों तो फंक्शन क्या रिजल्ट देगा, इनफाइनाइट। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो डोमेन क्या होगी इसकी, रियल वैल्यूज माइनस में 0, और रेंज भी क्या होगी, रियल वैल्यू माइनस में 0। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ निकल के आता है। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। कौन सा होगा मॉडुलस फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। द मॉडुलस ऑफ ए गिवन नंबर डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ फंक्शन कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा मॉडुलस फंक्शन लिखा जाता है, fx इक्वल टू mod x। इसमें हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कैसे, यहां पे ध्यान से देखो, डोमेन इक्वल टू क्या है, रियल वैल्यूज। अब रियल वैल्यूज में यहां पे नेगेटिव वैल्यू भी पुट हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी पुट हो सकती है। ठीक है, और रिजल्ट क्या मिलेगा हमेशा, रेंज में देखो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक। 0 पे हमारा क्लोज इंटरवल है, इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल है, मतलब हमेशा इससे पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलने वाला है। और इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखो यहां पे ये y इक्वल टू एक्स के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स। नेगेटिव वैल्यू पे हमारा लेफ्ट साइड स्ट्रेट लाइन चला जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू पे हमारा राइट साइड स्ट्रेट लाइन चले जाएगा। तो एवरी इनपुट पे एवरी आउटपुट हमें यहां पे शो हो रही है, और ये हमारी डोमेन और रेंज होगी किसकी, मॉडुलस फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन आता है बच्चों हमारा सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन के अंदर ध्यान से देखो, यहां पे 3 ही टाइप की वैल्यू होती है हमारे पास। या तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी +1 या -1 या 0। देखो कैसे, द सिग्नम फंक्शन सिंपली गिव्स द साइन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x। फॉर x वैल्यू ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज +1। 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो उसकी आउटपुट हमेशा +1 लेनी है। अगर हमारी लेसर देन 0 होगी तो आउटपुट हमें -1 लेनी है, और एग्जैक्टली 0 होगी तो आउटपुट भी हमारी 0 होगी। ठीक है, इसकी रेंज जो होगी वो -1, 0, 1 होगी, और डोमेन कोई भी रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना, मान लीजिए -3 पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया, -7 पुट कर लिया, 8 पुट कर लिया। अब देखो -3 क्या है, लेस देन 0 है, तो यहां पे रेंज जो होगी हमारी, रेंज ये तो हमारी डोमेन हो गई, तो यहां पे रेंज में क्या निकल के आएगी, -3 पे हमारा -1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, नेगेटिव वैल्यू है -1 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है 1 आएगा। तो रेंज हमारी क्या रहेगी, -1, 0 या फिर 1। तो ये हमारी रेंज डिफाइंड हो गई। ग्राफ इसका इस प्रकार से बनेगा, +1 के लिए, -1 के लिए और 0 के लिए। समझ में आ गई बात, दोबारा बता दूं एक बार थोड़ा सा। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी वैल्यू हो बच्चों, कोई भी रियल वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो या 0 हो। अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसकी आउटपुट हमेशा -1 होगी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसकी आउटपुट हमेशा +1 होगी, ये रही +1। और कोई 0 वैल्यू होगी इनपुट तो उसके लिए रिजल्ट भी हमारा, आउटपुट भी हमारी 0 होगी, उसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। क्लियर बात, ठीक है। लास्ट फंक्शन और देखते हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है।
लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बच्चों को क्लियर ही नहीं होता है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देख लो। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड बाय द एक्स। इस प्रकार से आपको कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर बंद मिलेगा आपको इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर एनी रियल फंक्शन द फंक्शन राउंड ऑफ द रियल नंबर डाउन टू द इंटीजर लेस देन द नंबर, दिस फंक्शन इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कोई भी आपके पास मान लो फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, उसको राउंड ऑफ कर देता है लेसर इंटीजर पे। उस फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, या फिर इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। मतलब ऊपर वाली वैल्यू को निचले इंटीजर पे ये क्या कर देता है, राउंड ऑफ करके दे देता है। तो यहां पे फंक्शन किस प्रकार से लिखा जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए, और ये किस पे डिफाइंड होता है बच्चों, रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू। और इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन में रियल वैल्यू हम पुट करते हैं, रेंज में हमेशा इंटीजर वैल्यू ही हमें मिलेंगी, चाहे वो नेगेटिव मिले, जीरो मिले या पॉजिटिव मिले, हमेशा वैल्यू जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी रेंज में, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार की राउंड ऑफ करके ये वैल्यूज देता है हमें। इसकी ग्राफ की बात करें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन के दिखाई देता है हमें। और यहां पे देखो आपको इजीली समझ में आएगा, देखो डोमेन के अंदर मैंने 1.15 पुट किया, इसको राउंड ऑफ करेगा लोवेस्ट इंटीजर पे। 1.5 से पहले इंटीजर कौन सा आता है, 1 आता है, तो ये रेंज क्या आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। 2.3 को राउंड ऑफ कर देगा 2 पे, 7 को 7 ही रखेगा। यहां पे देखो -3.010 है, तो इसका क्या करेगा, राउंड ऑफ -4 करेगा, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -4। ठीक है, समझ में आ गई, राउंड ऑफ करके नेगेटिव में बड़ी वैल्यू दिखाई देगी आपको और पॉजिटिव वाली में स्मॉलर वैल्यू दिखाई देगी आगे से। क्लियर हो गई बात। अगर मान लो ऐसे होता 7.9 होता, अब राउंड ऑफ करते टाइम आप क्या सोचते हो, 7.9 को तो हम 8 लिख देंगे, बट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, इससे लोअर इंटीजर आपको देता है आउटपुट में। 7.9 की आउटपुट क्या आएगी, 7 आएगी। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझ में आ गया। लास्ट इसके ऑपरेशंस देख लेते हैं, फंक्शन पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। अब रियल फंक्शंस के ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहला ऑपरेशन आता है बच्चों एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस। अगर आपके पास 2 रियल फंक्शंस हैं, एक fx है एक gx है, उनको एडिशन करना है, उनका ऐड करना है। उनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसको मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो f ऑफ x गोज टू रियल वैल्यूज, g फंक्शन है उसके अंदर भी हमारी रियल वैल्यूज हैं। बी एनी 2 रियल फंक्शन देन वी डिफाइन f प्लस g ऑफ x गोज टू रियल वैल्यूज। यहां पे क्या कहा है, मान लो एक f फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है, g फंक्शन है वो भी रियल वैल्यूज पे डिफाइन है, तो इनका सम जो होगा ना f प्लस g ऑफ x, वो भी हमारा रियल वैल्यूज पे डिफाइन होगा बच्चों। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, f प्लस g ऑफ x इक्वल टू fx प्लस gx, इस प्रकार से सम कर देंगे। अब यहां पे एग्जांपल लिया मैंने, fx लिया है 2x², gx लिया है 3x प्लस 2। तो अगर मैं यहां पे f ऑफ g ऑफ x निकालता हूं तो किसके इक्वल होगा बच्चों, fx प्लस में gx। ये फॉर्मूला लगाना है। fx क्या है हमारे पास 2x² और gx क्या है 3x प्लस 2। इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया, बस यही हमारा क्या हो गया, दोनों फंक्शंस का एडिशन। सिमिलरली यहां पे क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रियल फंक्शन, सेम एज इट इज। यहां पे f ऑफ माइनस g ऑफ x निकाल लेंगे तो fx माइनस gx, दोनों फंक्शन का डिफरेंस ले लेंगे। तो कैसे होगा, ऊपर वाले एग्जांपल से ही समझते हैं। f ऑफ माइनस g ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, fx माइनस में gx। तो fx क्या है हमारे पास 2x² माइनस में 3x प्लस 2, नेगेटिव आते ही ब्रैकेट लगा लेना। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया, 2x² माइनस का 3x, माइनस अंदर गया तो माइनस का 2, ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ माइनस g ऑफ x आ गया। क्लियर। अब इसके मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को भी देख लेते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस। इसको कैसे करेंगे, देखो मान लो 2 फंक्शन है, एक fx है एक gx फंक्शन है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन f ऑफ g भी हमारी रियल वैल्यू पे डिफाइंड होगी। और कैसे लिखेंगे, f ऑफ g इंटू एक्स, fx इंटू gx। बस सिंपल सी बात है। मान लीजिए fx फंक्शन हमारा क्या है 2x² और gx फंक्शन क्या है हमारा 2x प्लस 1 मान लिया हमने। तो हमने अगर f ऑफ g ऑफ x निकालना है तो किसके इक्वल होगा, fx मल्टीप्लाई gx। दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई, fx क्या है 2x², इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2x प्लस 1 से।
तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब, 2x स्क्वायर की 1 से करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, यहां पे क्यूब आ जाएगा क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अब ऐसे ही हमारा कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन होता है, मतलब डिवीजन। सेम एज इट इज फंक्शन एफ एक्स भी रियल वैल्यू पे डिफाइंड होगा और जी एक्स भी रियल वैल्यू पे डिफाइंड होगा। इस डिफाइंड का मतलब क्या है, कंफ्यूज मत होना कि हम सारी रियल वैल्यूज पुट करें और रियल वैल्यू हमें रिजल्ट में मिले, ये चीज होती है इसका मतलब। अब यहां पे देखो एफ बाय जी ऑफ एक्स किस प्रकार से लिखा जाएगा, एफ एक्स बाय जी एक्स। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं लेना है। तो मान लिया एफ एक्स, मान लिया यहां पे हम फंक्शन ले लेते हैं 2x स्क्वायर या फिर 2x की पावर 4 ले लिया। हमने जी एक्स फंक्शन ले लिया यहां पे 2x, तो यहां पे f बाय जी ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा एफ एक्स बाय जी एक्स। ऐसे डिवाइड कर लेंगे, एफ एक्स क्या है 2x की पावर 4, अब बाय में 2x, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो मतलब जो रिजल्ट आएगा ना वो भी हमारा रियल वैल्यूज पे ही डिफाइंड होगा। बस ये चीज थी, समझ में आ गए। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पता चल गए, उनके ग्राफ पता चल गए, डोमेन और रेंज पता चल गई। ये चीज इंपॉर्टेंट थी आईआईटी जेई के लिए भी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियोस को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।